हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस। और अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ से आज के वीडियो से आपका, आज के लेक्चर से आपका जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का जो सिलेबस होता है ना, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का आपका जो इंग्लिश मीडियम का चैप्टर है, जो सिलेबस है उसको स्टार्ट कर देंगे, है ना। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पर आपको इन वीडियोज में आपको इंग्लिश मीडियम में, यानी कि यहाँ पर जो आपका इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं, या आपका यूपी बोर्ड में भी जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, या सीबीएसई बोर्ड में जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, या आईसीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है कि ये वीडियोज उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज अब मैंने ऐड कर दिया है ना। आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि इसमें लिखा हुआ कि 12th और जेई नीट, है ना। जेई नीट का मतलब क्या है? जेई नीट का मतलब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होता है आपका, है ना, इंजीनियरिंग वगैरह के लिए, डॉक्टरी लाइन के लिए नीट वगैरह जो होता है, तो उन सब के लिए ये वीडियोज रहेंगे, है ना। सामान्यतः जो इसका जनरली जो इसका मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम ही रहेगा, यानी यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश मीडियम में ही सारा कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, अगर हिंदी मीडियम वाले देखना भी चाहें तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं बाइलिंगुअल आपको समझाऊंगा, ठीक है, हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा। नोट्स जो आपका रहेगा वो केवल इंग्लिश मीडियम में रहेगा, है ना। हिंदी मीडियम वाले अपना क्या करेंगे कि जो मैंने पढ़ा रखा है ना, उसका तो मैंने सब कंप्लीट ही कर दिया है हिंदी मीडियम का, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम पर मैंने स्टार्टिंग कर दी है, तो इस जर्नी को अब लेकर के चलना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिखा है कि जेई नीट, तो यहाँ पर जो आपका कंटेंट है वो थोड़ा डीपली रहेगा, है ना। डीपली का मतलब है इन डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि हम उस लेवल पर जाएंगे ना। धीरे धीरे क्या करेंगे कि बेसिक से उठेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, ताकि जेई नीट में भी जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं या आए हुए हैं उनको भी मैं आपको क्या करवा सकूं, सॉल्व करवा सकूं, और आप उनकी भी समझ बना सकें। उस हिसाब से ये वीडियो चलेंगे, ठीक है। थोड़ा डीपली रहेंगे, डिटेल में रहेंगे। बाकी हिंदी और इंग्लिश जहां पर मैंने दिक्कत होगी, इंग्लिश समझने में आपको दिक्कत होगी, वहां पर मैं उसकी हिंदी भी आपको बता दिया करूंगा, समझा दिया करूंगा आपको कंप्लीटली हिंदी में भी, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, पेशेंस बना करके रखेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। और लैंग्वेज ऐसी है, मैंने कोई केवल एक बुक से ही अपनी लैंग्वेज, अपना नोट्स तैयार नहीं किया है, मैंने कई सारी बुक्स को मिला करके ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये कई सारी बुक्स का, कई घंटों की मेहनत है इसके पीछे, तब जाकर के मैं आपको ये कंटेंट बना पाया हूँ और ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो काफी सारी इसमें मेहनत लगी हुई, कई बुक्स का सोल्यूशन मैंने उठाया है, कई बुक्स को मैंने देखा है, तब सभी को मिला करके एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा नोट्स जो आसान भाषा में हो, आसानी से समझा जा सके, आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है, उस हिसाब से मैंने इसको तैयार किया है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए मेरे पास कोई डिजिटल सिस्टम तो है नहीं, मेरे पास जितना है मैं उतने में करूंगा, लेकिन मैं पूरा 100% आपको समझाने का, अपना 100% देने का प्रयास आप लोगों को करूंगा। लेकिन आप लोगों का काम ये रहेगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों तक पहुंचा देना है, क्योंकि इसी चैनल पर अभी तो मेरे पास यही है, तो जो है मैं उसी पर कार्य कर रहा हूँ। मैं पूरा काम ईमानदारी से करूंगा और करता रहूंगा। आप लोगों का काम है कि वीडियोस को देखना और उसको शेयर करना, लाइक करना। मैं देखता हूं कि तमाम लोग वीडियो देख लेते, लाइक भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जब आप कर देते तो हमको मोटिवेशन मिल जाता है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। इसको बनाने में काफी समय लगता है, कोई एक बुक से ही नहीं, कई सारी बुकों से मैं देख करके कंटेंट को अच्छी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तब आपको देता हूँ यहाँ पर, तो काफी मेहनत लगती है। तो इस मेहनत की बजाय आपको करना क्या होगा, इस चैनल को शेयर करना होगा, इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाना होगा जो इंग्लिश मीडियम के हैं, वो चाहे यूपी बोर्ड से हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हों, चाहे आईसीएसई बोर्ड से हों। साइंस का सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस कहीं ज्यादा चेंज नहीं रहता है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत कहीं टॉपिक में या किसी चैप्टर में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाए, वरना यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सब उसी तरीके से चलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस कहीं ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है तो हो, वरना सारी चीजें वही हैं, टॉपिक सारे वही हैं, और पढ़ना लिखना समझना भी उसी तरीके से है। ये नहीं कि यूपी बोर्ड में हम गए तो हम सोल्यूशन के बारे में कुछ और पढ़ लेंगे, कुछ और परिभाषाएं मिल जाएंगी, सीबीएसई बोर्ड में गए तो सोल्यूशन के बारे में कुछ और परिभाषाएं चली जाएंगी, आईसीएसई में गए तो कुछ और परिभाषाएं चली जाएंगी, कोई कॉन्सेप्ट दूसरा बदल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। आप मीडियम चाहे जो पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो,
सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, सभी लोग इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर कंटेंट थोड़ा डीपली रहेगा, और जहां पर मान लिया आप बोर्ड में हैं, आप केवल बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि आपकी ये बोर्ड के लिए है और ये जेईई नीट लेवल का आ सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा डीपली जाऊंगा ना इस चैप्टर में अब, क्योंकि यहाँ पर मैंने कह भी दिया है आपसे, थंबनेल पर भी लगा दिया है जेईई नीट, तो उस लेवल की क्लास ये रहेगी जेईई नीट लेवल की, कि आपको समझ को मैं बना सकूं, आपकी समझ को विकसित कर सकूं, कि आप इसको समझ सकें आसानी से। ठीक है, तो बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आज का जो अपना टॉपिक है उसको चालू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो चैप्टर आपका है, देखिए 12th केमिस्ट्री मैंने उठा लिया है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका सोल्यूशन विलेन। भाई सॉलिड स्टेट वगैरह पहले थे, वो सारे हट गए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आपको पहला चैप्टर जो मिलता है वो सोल्यूशन मिलता है, विलेन कहते हैं जिसको। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दिया करूंगा आपको, ताकि कोई दिक्कत समस्या उसमें ना आए कि लैंग्वेज में आपको कहीं समझने में कोई परेशानी है। तो सोल्यूशन क्या होता है ना, हिंदी में तो आपको पता भी होगा, सब जानते होंगे, अगर कोई हिंदी मीडियम का देख रहा तो उसको भी ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा सोल्यूशन, तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अगर हम जनरली लैंग्वेज में कहें तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जब आप मिक्सचर पढ़ते थे क्लास 11th में, तो वहां से आता था हेट्रोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो देखिएगा डेफिनेशन ध्यान से, क्या लिखा है सॉल्यूशन। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका केमिस्ट्री का, इसका नाम है सॉल्यूशन, ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ से बिल्कुल समझते चलिएगा, और अगर किसी को दिक्कत होती तो कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सॉल्यूशन लिखा हुआ चैप्टर नंबर फर्स्ट है। देखिए क्या डेफिनेशन बताई गई, कहता है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। लिखा हुआ कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी समांगी मिश्रण है दो या दो से अधिक पदार्थों का, इसका कहने का ये मतलब है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक, विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, है ना। अब ये जो सब्सटेंस हैं, जो आपके सब्सटेंस हैं, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, जैसे मैंने शरबत ले लिया, शुगर सोल्यूशन, तो शुगर सोल्यूशन ले लिया। शरबत के अंदर आप देखते हैं चीनी और पानी से मिलकर के बनती है, तो चीनी को जब पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, जब घोलते हैं, तो चीनी क्या करती है, चीनी अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देती है। घुलने के बाद आप पानी के अंदर चीनी है या नहीं है ये आप नहीं बता सकते, यानी शुगर उसके अंदर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, आप इस चीज को देख करके नहीं बता सकते हैं। भाई कोई सोल्यूशन है, उसको बना करके रख दिया गया है, एक ऐसा वाटर है जिसमें चीनी को मिला करके डिजोल्व करके एक शुगर सोल्यूशन बना करके आपके सामने रख दिया गया है ना। कांच के बर्तन में रखा हुआ है, तो कांच के बर्तन में रखा हुआ है, आप उसको देख करके नहीं बता सकते कि इसमें क्या है, कि ये शुगर सोल्यूशन है या केवल पानी है, क्योंकि शुगर ये चीनी है, उसने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया, खो दिया, अपनी पहचान को खो दिया है। अब उसकी कोई पहचान नहीं है उसके अंदर। आप उसको कब बता पाएंगे, जब आप उसको पिएंगे, आप उसको टेस्ट करेंगे, तब बता सकते हैं। जब मीठा लगेगा तो आप बताएंगे कि हाँ इसमें शुगर प्रेजेंट है। तो यही कह रहा कि ये जो सब्सटेंस है लूज दियर आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो देते हैं, है ना। जैसे हम लोग क्या है, हम यहाँ पर अपने देश के अंदर रहते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में रहते हैं, लेकिन जो कहीं बाहर जाते हैं, बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, तो वहां पर क्या कहते हैं, आई एम इंडियन, है ना। तो आप वहां ये नहीं बताते मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, मैं इंडियन हिंदू हूँ, ये नहीं बताते हैं आप वहां जाते कहते हैं कि आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं। तो आप अपनी पहचान, आप अपनी आइडेंटिटी कैसे दिखाते हैं, इंडियन के रूप में। तो आप अपनी स्पेसिफिक जो आइडेंटिटी है, जो आप विशिष्ट पहचान है, कि जिस रिलीजन के हैं आप, जिस कास्ट के हैं आप, ये सब ना बता करके जब आप एक नेशनलिटी दिखाते हैं, एक राष्ट्रीयता दिखाते हैं कि हाँ हम इस कंट्री से आए हुए हैं, हम इंडियन हैं, तो वहां पर क्या किया आपने, अपनी आइडेंटिटी को खो दिया, लूज कर दिया, अपनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को, अपनी विशिष्ट पहचान को। भाई चीनी जब तक क्या थी, शुगर आपकी सॉलिड थी, तब तक दिख रही थी, डिजॉल्व हो गई, उसने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया, अब वो पूरे मिक्सचर के अंदर हो गई है, अब उसको कहा जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, तो विच लूज दियर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। तो कहता है कि एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स, तो कहता है कि सिंपल मेथड्स, जो जनरल मेथड्स हैं या सिंपल मेथड्स कह लीजिए, इनके द्वारा इनको सेपरेट नहीं कर सकते। भाई चीनी है आपकी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गई, पानी के अंदर घुल गई,
अब आपको उस पानी के अंदर से चीनी निकालने के लिए कहा जाए तो क्या आप निकाल पाएंगे? कभी नहीं निकाल पाएंगे। सिंपल मेथड से तो बिल्कुल ही नहीं निकाल पाएंगे, है कि नहीं? तो सिंपल मेथड से बाकी प्रोसेस बहुत सारी होती हैं, निकाला जा सकता है, बहुत सारी चीजें की भी जाती हैं, लेकिन वहां उन सब की बातें नहीं हो रही हैं। यहाँ जनरली और सिंपल बात हो रही है कि आप इन सब्सटेंस को आइडेंटिटी लूज करने के बाद सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक, तो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स, सामान्य विधियों से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। नमक को डिजोल्व कर दिया पानी के अंदर, फिर आप उसको निकाल नहीं सकते, है ना। अब ये ना कहिएगा कि आपका जो सी वाटर है, जो समुद्री जल है, समुद्र के जल से आप लोग क्या करते हैं, नमक निकाल लेते हैं, तो वो प्रोसेस दूसरी हो गई, है ना। वो प्रोसेस जो आपकी है वो दूसरी हो गई, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर नमक की क्वांटिटी, साल्ट की क्वांटिटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा लार्ज होती है, वो तो हाई अमाउंट होती है साल्ट की क्वांटिटी वहां पर। ठीक, तो इवोपोरेशन करके या अन्य मेथड्स का यूज करके उसको क्या किया जाता, सेपरेट कर लिया जाता, तो वो प्रोसेस दूसरी हो गई। ठीक है, यहाँ सिंपल मेथड से लिखा हुआ है, जनरल मेथड से लिखा हुआ है, और वो सोल्यूशन भी कंसंट्रेट की कैटेगरी में आ जाता है, सी वाटर में जो सॉल्ट मिला हुआ है। अभी आगे पढ़ेंगे सब, ठीक। चलिए, कहता है कि इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो कहता है कि जो आपका सोल्यूशन है, इसकी प्रॉपर्टीज और इसका कंपोजिशन, है ना, यानी इसकी जो गुण है और जो इसका संगठन है, संगठन का मतलब क्या है, कंपोजिशन, जिससे मिलकर के ये बना हुआ है, ठीक है, वो सब क्या हो जाते हैं, वो सेम हो जाते हैं। वैसे आपने क्या किया, शुगर सोल्यूशन बना लिया, आपने शरबत बना लिया, तो शरबत में क्या है, आप शरबत को चाहे जैसे टेस्ट करिए, चीनी घुल जाने के बाद वो आपको बराबर का टेस्ट देगा, है ना। किसी बॉटल के अंदर आपने शुगर सोल्यूशन यानी उस शरबत को भर के रख लिया, ठीक है, तो उसको चाहे आप ऊपर से निकालिए, नीचे से निकालिए, बीच से निकालिए, कहीं से भी निकालिए, चीनी घुल गई है, सोल्यूशन बन गया है, तो उसका हर जगह पर टेस्ट क्या आएगा, एक जैसा आएगा, एक समान आएगा, फिर वहां कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला आपको। ठीक, तो यही कह रहा है कि उसका कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम रहेगी। अगर वो स्वीट है तो मीठा रहेगा, अगर बेटर है, कड़वा है तो कड़वा रहेगा, अगर सॉर है, खट्टा है तो खट्टा लगेगा, जैसा भी होगा सोल्यूशन वैसा हो जाएगा। ठीक, तो ये लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ है द सब्सटेंसेस दैट मेक अप अ सोल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ दैट सोल्यूशन। देखिए, लैंग्वेज अलग अलग जगह अलग अलग मिल जाएगी, लेकिन मुझे जो सरल लगती है, मैं जो बनाता हूँ, जो मेरी समझ में आती, वो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तो आपको कहाँ सेटिस्फाई कर पाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं लैंग्वेज खुद अपने हाथ तैयार करता हूँ, देखता हूँ कई बुक्स को उठा करके कि कहाँ से लैंग्वेज मुझे कैसी मिल रही है, क्या सटीक लैंग्वेज हो सकती है। ठीक, तो इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो द सब्सटेंसेस दैट मेक अप अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। यहाँ दैट कर लीजिए, ज्यादा अच्छी बात रहेगी, कंपोनेंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक, तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ दैट सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन, है ना, जिन पदार्थों से मिलकर के बनता है, जिन सब्सटेंस से मिलकर के बनेगा, जैसे मैंने अभी बात की, है ना, शुगर सॉल्यूशन, शरबत की, चीनी विलयन की। तो शुगर सॉल्यूशन जो आपका है, जो शरबत है, तो शरबत किससे मिलकर के बनेगा, चीनी से और पानी से। तो चीनी और पानी यानी शुगर एंड वाटर आपका क्या हो जाएगा, शुगर एंड वाटर आर द कंपोनेंट ऑफ शुगर सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन है, वो जिन सब्सटेंस से मिलकर के बनेगा, उन सब्सटेंस को उस सॉल्यूशन का क्या कहेंगे, कंपोनेंट, हिंदी में कहते हैं अवयव या घटक, तो उनको कंपोनेंट कहा जाएगा। एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर किससे मिलकर के बना हुआ है ना, तो हमारा शरीर जो कंकाल से मिलकर के बना हुआ है कि नहीं भाई, हमारा शरीर क्या है, स्केलेटन यानी कंकाल से मिलकर के बना हुआ है। तो कंकाल क्या है, कंकाल हमारे शरीर का कंपोनेंट है, कि हमारा शरीर कंकाल से मिलकर के बना हुआ है। और हमारे स्केलेटल की बात कर लीजिए, हमारे कंकाल की बात कर लीजिए, तो कंकाल कहाँ से बना है, तो कंकाल हड्डियों के ढांचे से बना है कि नहीं। तो ये जो आपकी बोन्स हैं, जो आपकी हड्डियां हैं, ये किसके कंपोनेंट हो जाएंगे, स्केलेटल के, यानी उस कंकाल के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ये बोन्स हो जाएंगी, ये हड्डियां हो जाएंगी। या ऐसे कह लीजिए कि हमारा शरीर हड्डियों से मिलकर के बना है, तो आप बोन्स को क्या कहेंगे, कंपोनेंट। तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि कोई भी सोल्यूशन हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, वो जिस सब्सटेंस से मिलकर के बनती है, वो उसके क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर किससे मिलकर के बना हुआ है, प्लास्टिक से। देखिए, तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक इसका कंपोनेंट है। इसके अंदर रिपीट पड़ी हुई है, रिपीट क्या है, इसका कंपोनेंट है। ये बोर्ड है आपका, है ना, तो बोर्ड किससे मिलकर के बना हुआ है, ये आपका एल्यूमिनियम से, प्लास्टिक से,
है कि नहीं। ये आपका कार्डबोर्ड से मिलकर के बना हुआ है, तो ये सब क्या है, कंपोनेंट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिन भी सब्सटेंस से मिलकर के बनी हुई थी वो उसके कंपोनेंट कहलाते हैं। उसी प्रकार से जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन भी जिन सब्सटेंस से मिलकर के बनेगा वो उस पे क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट कहलाएंगे। तो शुगर सोल्यूशन में जो आपका वाटर है और जो शुगर है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ शुगर सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये जानकारी हो जाती है सोल्यूशन के बारे में, जनरल डिस्कशन आपसे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सोल्यूशन के बारे में जो मैंने बताया है वो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। उसे मैंने पूरा प्रयास किया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके जस्ट आगे मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए, अब आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जस्ट उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ सोल्यूशन, देखिए दो चीजें हैं, टाइप ऑफ सोल्यूशन और क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन, अलग अलग हैं। क्लासिफिकेशन हम अलग अलग आधार पर करते हैं, टाइप में हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो टाइप में अगर मेनली देखा जाए तो दो प्रकार का सोल्यूशन आपका होता है। कौन कौन सा, तो यहां पर जो आपका दिया पहला फर्स्ट नंबर है बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा आपका है टर्नरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन आपको इस चैप्टर में पढ़ना होता है, आपके 12th लेवल पर केवल आपको बाइनरी सोल्यूशन ही पढ़ना है, टर्नरी से कोई लेना देना नहीं है। बस टर्नरी के बारे में सुन लीजिए, जान लीजिए, बस इतना बहुत है। टर्नरी से कोई प्रश्न आपके 12th में नहीं आएगा और जेई नीट में भी नहीं आएगा, है ना। अगर आता भी है तो इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जितना जरूरी है मैं उतना कंटेंट आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। बाकी टर्नरी से और कुछ बहुत ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये उतना है भी नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी एडवांस वर्जन के लिए मैंने आपको पूरा बता दिया है इसके बारे में। ठीक, तो देखिएगा बाइनरी सोल्यूशन, तो टाइप ऑफ सोल्यूशन दो प्रकार का होगा, पहला है बाइनरी, दूसरा है टर्नरी। इसको आपको ज्यादा नहीं डिटेल में पढ़ना है, ये डिटेल में पूरा आपको चैप्टर ही इसी पर बेस्ड है आपका बाइनरी सोल्यूशन पर। तो नाम से पता चल रहा बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो, है ना। तो यानी ये दो लोगों से मिलकर के बनेगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, बाइनरी सोल्यूशन। यानी आ सोल्यूशन विच इज कंसिस्ट ऑफ, है ना, टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। तो ये तो अपनी जनरल डेफिनेशन हो गई, अपनी भाषा में हो गई। इसकी भाषा देख लिया जाए ये क्या कहता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि अ सोल्यूशन दैट हैज ओनली टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ बाइनरी सोल्यूशन। कहता है कि अ सोल्यूशन दैट हैज ओनली टू कंपोनेंट, यानी जिसके केवल दो घटक होते हैं। तो कहना है कि दैट हैज ओनली टू कंपोनेंट, तो जिसके केवल और केवल दो घटक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर इसने आपको बता दिया कि इस सोल्यूशन के कितने कंपोनेंट होंगे, तो टू कंपोनेंट होंगे, और उन्हीं टू कंपोनेंट के बारे में आपको पढ़ना भी है, उसको जानना भी है, उसको समझना भी है। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, तो आगे देखिए लिखा हुआ है, लिखा है कि दियर टू कंपोनेंट्स आर सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो लिखा हुआ है कि इसके जो कंपोनेंट हैं वो आपके क्या हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं। दो कंपोनेंट मिल गए इधर। तो जनरली हम जो कहते हैं कि जो विलयन आप पढ़ते हैं, कहीं कहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी पढ़ा देते हैं कि सीधे बता देते हैं कि जनरली जो सोल्यूशन होता है वो टू कंपोनेंट वाला होता है, जिसके टू कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट ये है सॉल्वेंट ये है, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो कंपोनेंट आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस है, सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जिसको सॉल्वेंट के अंदर मिलाया जाता है। सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जिसमें सॉल्यूट मिलाया जाता है। यानी ध्यान समझिए, सॉल्यूट क्या है, मिलाया जाने वाला सब्सटेंस है। सॉल्वेंट क्या है, जिसमें मिलाया जाता है। जैसे पानी की बात कर ले, वाटर की H2O की, तो वाटर जो है H2O पानी, पानी में हम चीनी को मिला रहे हैं, तो मिला किसको रहे हैं, शुगर को, चीनी को। तो यहाँ पर जो चीनी है यानी जो शुगर है वो क्या होगी, सॉल्यूट होगी। और किसके अंदर मिला रहे हैं, तो वाटर के अंदर, यानी पानी के अंदर, तो पानी वहां पर आपका क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो जनरली डिसाइड ये कर दिया गया है कि जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट कर देते हैं, और जो लार्जर अमाउंट में या मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट का नाम दे दिया गया है। ये जनरली बात कहते हैं, हालांकि हमेशा ऐसा होता नहीं है, ये बदलता भी रहता है। कभी कभी क्या होता है कि सब्सटेंस जो आपका है उसकी क्वांटिटी सेम दे दी गई, तब फिर वहां कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। यहाँ पर तो मैंने बता दिया स्मॉल अमाउंट लार्ज अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में देखा तो सॉल्यूट लगा दिया,
लार्ज अमाउंट में देखा तो सॉल्वेंट लगा दिया, लेकिन जब दोनों कहीं बराबर दे दिए जाए, दोनों की क्वांटिटी बराबर दे दी जाए, तब आप उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए भी आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर केवल थोड़ी देर के लिए इतना समझ लीजिए कि जो आपका स्मॉल अमाउंट में है वो सॉल्यूट है, जो लार्जर अमाउंट में है या मोर इन अमाउंट है वो आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वगैरह से एग्जांपल देखिए मैंने लिया है शुगर प्लस वाटर। एग्जांपल लिया, चीनी है, शुगर, शुगर क्या है आपकी, शुगर की क्वांटिटी कम रहती है, शुगर सोल्यूशन आपने बनाया तो शुगर की क्वांटिटी कम रहती है, शुगर क्या काम कर सकती है, शुगर आपका सॉल्यूट बन जाएगी। वाटर आपका H2O आपका क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा। तो चीनी को पानी के अंदर मिलाते हैं ना, तो चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो इसकी क्वांटिटी लेस रहती है, इसकी क्वांटिटी मोर रहती है। ये केस जब बदलेंगे तो उसका डिस्कशन अभी कर लेंगे बाद में। ठीक, तो टू कंपोनेंट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यही आपको पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक, टर्नरी में आते हैं, तो टर्नरी सॉल्यूशन नाम से पता चल रहा है, त्रिंगी विलयन कहते हैं इसको। तो टर्नरी सॉल्यूशन, इसमें देखिए क्या बताया गया, कहता है कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ टर्नरी सॉल्यूशन। तो कहता है कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन टू कंपोनेंट है। अब मोर देन जहां टू लग गया, बस समझ लीजिए कि वो टर्नरी की कैटेगरी में जाएगा। भाई जहां दो से ज्यादा हो जाएंगे, 3 4 बार है, उससे जो भी ज्यादा हो जाए वो सब टर्नरी की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। उसके तो इट टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ वन सॉल्वेंट एंड टू सोल्यूट, यानी वन सॉल्वेंट हो सकता है, टू सोल्यूट हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि टू आपके सॉल्वेंट हो जाए, एक सोल्यूट हो जाए, टू सोल्यूट हो जाए, एक सॉल्वेंट हो जाए, ये भी तो हो सकता है, तो बदल तो सकता ही है। आगे देखिए, सोल्यूट और समटाइम टू सॉल्वेंट और वन सोल्यूट। ठीक है, एग्जांपल देखिए लिखा शुगर सॉल्ट प्लस वाटर, एक एग्जांपल मैंने दे दिया टर्नरी का। जैसे आप चीनी लें और नमक को लें, यानी शुगर लें और सॉल्ट लें, इन दोनों को पानी के अंदर डिजोल्व कर दीजिए, तो वाटर आपका क्या है, वाटर आपका सॉल्वेंट का काम करेगा, है ना। शुगर और आपका जो सॉल्ट है वो किसका काम करेंगे, सोल्यूट का काम करेंगे। तो वाटर हो गया सॉल्वेंट और ये दोनों क्या हो गए, सल्यूट। तो यहाँ पर सल्यूट कितने हैं, दो हैं, कौन कौन से हैं, शुगर है आपका, सॉल्ट है, वाटर क्या है H2O, तो सॉल्वेंट का काम करेगा। तो ये पहला एग्जांपल मैंने आपके सामने, शुगर सॉल्ट प्लस वाटर, ये टर्नरी सोल्यूशन का एग्जांपल बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टर्नरी सोल्यूशन होता है। बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपको ये ज्यादा खास नहीं, जितना जानना था उतना मैंने बता दिया इसके विषय में। ठीक, यहाँ पर फोकस इस पर करना है, सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे उसका डिटेल डिस्कशन अभी आगे करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आपको आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो भी हैं उनका डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, यानी जो बाइनरी सॉल्यूशन है आपका उसके कौन कौन से कंपोनेंट है। अभी मैंने आपको पीछे बताया बाइनरी सॉल्यूशन के केवल टू कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, अब डिटेल में डिस्कशन करना और पहचानने का तरीका भी सीखना है, इनके एग्जांपल से भी करने हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप कैसे पहचानेंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, तो देखिएगा लिखा हुआ कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, यही आपको पढ़ना है, इसी के कंपोनेंट के विषय में आपको जानना है। ठीक, तो नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है सल्यूट, है ना। अब ये सल्यूट क्या होता है, तो द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, लेसर अमाउंट कह दीजिए, कहीं कहीं लिखा होता है स्मॉलर अमाउंट कह दीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ड मिल सकता है, कहीं कहीं अमाउंट भी लिखा होता है, कहीं कहीं क्वांटिटी लिखा रहता है। लेकिन मुझे जो लैंग्वेज आसान लगी, जो मुझे समझ में आई, जो आपको आसानी से आ सकती है, वही मैंने यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज की है, ये ध्यान रखिएगा इसका। ठीक, तो लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, कहता है कि द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, यहाँ पर लेसर वेसर जो भी हमें यहाँ लिखना होगा लिख लीजिएगा, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है वो मैंने लिखा। ठीक, तो इन स्मॉलर अमाउंट इन सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। ठीक है, तो स्मॉलर अमाउंट में जो भी कंपोनेंट होगा उसको सोल्यूट कहा जाएगा। अभी शुगर सोल्यूशन का एग्जांपल लेकर के मैंने आपको बताया था कि शुगर सोल्यूशन में आपकी जो शुगर है वो आपकी क्या है, सोल्यूट की तरह वर्क करती है। वाटर क्या करता है, सॉल्वेंट के जैसे वर्क करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, एक चीज और देख लीजिए, किसी बुक में आपको एक सेकंड डिफिनेशन में इसकी मिल जाती है ना, उसको भी देख लीजिए। ये भी बहुत जगह पर आपको लिखी हुई मिलेगी और ये भी आसान, ये है भी इसी की डेफिनेशन। मान लिया क्वेश्चन घुमा करके आपसे जेई में पूछ ले या नीट में पूछ ले, ऑब्जेक्टिव में किसी प्रश्न में बना दे, तो आपको ये भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कौन सी है, देखिए लिखा कि द सब्सटेंस दैट इज
dissolved in solvent is called the solute, यानी the substance that is dissolved in solvent is called a solute। मैंने बताया भी था आपको कि कोई ऐसा पदार्थ जिसको घोला जाता है, घोला जाने वाला पदार्थ ही क्या होता है, सोल्यूट होता है। चीनी आपने घोली थी पानी के अंदर, तो चीनी क्या होती है, सोल्यूट होती है। तो इसी तरीके से जो घोला जाने वाला पदार्थ है, मिलाया जाने वाला पदार्थ है, उसको क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। अब वो चीनी हो सकती है, नमक हो सकता है, यूरिया हो सकती है, ग्लूकोज हो सकता है, इस चैप्टर में यही सब आपको मिलते रहेंगे, ठीक। और ये सॉल्यूट जो है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यानी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सब आगे एग्जांपल भी आएंगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए एग्जांपल में लिख दिया है मैंने, शुगर लिख दिया है, सॉल्ट लिख दिया है, यूरिया लिख दिया है, ग्लूकोज लिख दिया है। यही चारों पांचों आपको मिलते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस सॉल्यूट के अंदर आपको यही 4-5 इस चैप्टर के अंदर तो ही मिलते हैं, होते तो बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल में आपको दिए भी बहुत सारे गए हैं। अभी जब एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, टोटल 9 टाइप का सोल्यूशन बनता है, ठीक है। तो सॉल्यूट की कहानी ये थी, पहचानेंगे पहला तरीका यही है, स्मॉलर अमाउंट लार्जर अमाउंट से। अमाउंट जब सेम होगी उसकी बात अभी बाद में करेंगे, इसको बढ़ाने के बाद, ठीक। तो ये हो गया सॉल्यूट के विषय में। उसके बाद इधर आइए, सॉल्वेंट लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। तो डिफिनेशन आसान है, इसको पढ़ेगी, इसी का जस्ट उल्टा एक दूसरे की डिफिनेशन है, उसी हिसाब से मैंने डिफिनेशन बनाया ही है कि एक आप पढ़िए, दूसरी आपको उसी का जस्ट एंटी लगेगी, अपोजिट, ठीक। तो इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होने वाला कंपोनेंट आपका क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। लेकिन ये जनरली बात चल रही है दोनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड डिफिनेशन भी इसकी लिखी हुई, लिखा हुआ सब्सटेंस इन विच a solute is dissolved, जिसमें सोल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था, पीछे भी बताया है। तो जिस सब्सटेंस को आप डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर, जिसमें, वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक। तो इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट, लिखा हुआ है। एग्जांपल देखिए, सबसे अच्छा सॉल्वेंट सवाल में दिया जाए या ना दिया जाए तो वो वाटर होता है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, फ्री में मिलता है और अधिकांशतः मोस्टली सब्सटेंस को क्या करता है, डिसॉल्व करने की कैपेसिटी वाटर के अंदर होती है, ठीक है। तो वाटर क्या है, वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, अधिकांशतः मोस्टली सब्सटेंस को, ऑब्जेक्ट्स को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी वाटर के अंदर मिलती है, इसलिए सबसे नंबर 1 पर जीतता है वाटर, हमेशा सॉल्वेंट के तौर पर। सवाल में नहीं दिया जाता है अभी आपको वहां पर सॉल्वेंट के तौर पर वाटर को कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक। उसके अलावा भी है बेंजीन, एसीटोन, बेंजीन, एसीटोन, ईथर, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना। तो इनका उपयोग होगा, ये जब सवाल में आपको दिए जाएंगे तो स्पेशल इनका नाम दिया जाएगा, और जब नहीं दिया जाता है तो हमेशा हम किसको कौन करते हैं, वाटर को। सॉल्वेंट के तौर पर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट चलेगा, कौन चलेगा, तो वाटर चलेगा। पानी ही फ्री में मिलता है और सबको घोलने की कैपेसिटी पानी के अंदर होती है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मेनली जो वर्क करता है वो कौन करता है, वो आपका वाटर करता है, स्टोव करता है। ये सब लोग तो बाद वाले हैं, सवाल में नहीं दिया जाता है तो हम वाटर को ही कंसिडर करते हैं सॉल्वेंट के तौर पर, ठीक। तो लार्जर अमाउंट, स्मॉलर अमाउंट, स्मॉलर अमाउंट है तो सोल्यूट है, लार्जर अमाउंट है तो सॉल्वेंट है। शुगर सोल्यूशन से एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, शुगर आपकी क्या होती है, सोल्यूट होती है, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो ये तो लार्जर और स्मॉलर अमाउंट के आधार पर है, कहीं अमाउंट सेम हो जाए तब क्या करेंगे, तब भी कुछ ना कुछ किया जाएगा, समझने का तरीका तब भी तो बनेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। नहीं समझ में आया होगा एक बार पढ़िएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जिसकी मात्रा कम वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा, जिसकी मात्रा ज्यादा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। हिंदी में इसको विलय कहते हैं, इसको विलायक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको पहचानने का तरीका और जनरल एग्जांपल दोनों डिफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। आप इनको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के इनका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की ओर, प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बताया गया। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट एक लिखा हुआ है, नोट,
है ना। जब यहाँ पर नोट लिखा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ खास बात लिखी होगी। अभी तो आपने देखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने का केवल एक आसान सा मेथड था कि आप उसकी क्वांटिटी से या उसके अमाउंट से उसको पहचान लेते थे। लेकिन जब कभी अमाउंट सेम दे दिया जाए तब आप उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसी के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, ये हमेशा आपको काम आएगा जब क्वांटिटी आपको सेम दी जाएगी। ठीक, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि इफ द अमाउंट ऑफ बोथ कंपोनेंट, कहता है कि इफ द अमाउंट ऑफ बोथ कंपोनेंट, यदि दोनों अवयवों की मात्रा, आगे देखें, आर सेम, समान हो जाती है, कहां पर? इन बाइनरी सोल्यूशन, यानी किसी भी बाइनरी सोल्यूशन में बोथ कंपोनेंट की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाए? सेम हो जाए, दोनों की मात्रा क्या हो जाए? समान दे दी जाए आपको। ठीक, उसके बाद क्या कहता है आगे? सोल्यूशन, देन द कंपोनेंट विच हैज मोर, देन द कंपोनेंट विच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स, करा कि देन द कंपोनेंट विच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स, यानी तब ऐसा कंपोनेंट जिसके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? ज्यादा होंगे, एक्ट एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के जैसे क्या करेगा? वर्क करेगा, या सॉल्वेंट के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आगे लिखा। उसके बाद हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स आर एक्ट एज सॉल्वेंट, यानी वो सॉल्वेंट के जैसे वर्क करेगा, उसी को सॉल्वेंट कंसिडर किया जाएगा, उसी को सॉल्वेंट मान लिया जाएगा, या उसी को सॉल्वेंट कहा जाएगा। मोर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक, एंड अदर इज सोल्यूट, एंड अदर इज सोल्यूट, अदर इज सोल्यूट का मतलब क्या? जिसका मोल्स कम होगा उसको सोल्यूट कंसिडर किया जाएगा, जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा वो आपका सॉल्वेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर करते बात। जैसे यहां पर मैंने ले लिया कि 20% एथेनॉल सोल्यूशन, 20% एथेनॉल सोल्यूशन, 20% इथेनॉल सोल्यूशन, तो 20% इथेनॉल है ना, 20% इथेनॉल सोल्यूशन, इथेनॉल का मतलब एथिल एल्कोहल। देखिए 20% की बात की गई है, 20% का मतलब 20%, और परसेंटेज वाली बात किसमें होती है? 100 में। किसका विलयन है? एथिल एल्कोहल या इथेनॉल का। इसका मतलब क्या है कि इथेनॉल की क्वांटिटी कम है, कितनी है? केवल 20%, बाकी 80% क्या होगा? वाटर होगा। जब किसी का नाम नहीं बताया जाए तो आप वाटर को कंसिडर करिए। ठीक, तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल क्या है, यानी इथेनॉल यहाँ पर क्या है? इथेनॉल आपका सल्यूट का वर्क करेगा, है ना, और कितना है? तो 20%। बचा हुआ इसमें 80%, 80% क्या है? तो वाटर है, और वाटर किसका काम करेगा? तो सॉल्वेंट का काम करेगा, इस प्रकार से। ठीक, तो ये जनरल मेथड था कि जनरली मैंने आपको बता दिया लेसर अमाउंट में जो होगा वो आपका सल्यूट है, जो लार्जर अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट है, तो ये उसके बेसिस पर कर दिया। अब इसका एग्जांपल लिया जाए, ये जो नोट लिखा है देखो जरा ध्यान से इसको। जैसे मैंने यहां पर ले लिया कि 40 ग्राम यानी 40 ग्राम, है ना, यहां पर ले लिया इथेनॉल, या कुछ भी ले लीजिए, इथेनॉल ही ले लिया, जैसे मान लिया मैंने इथेनॉल, इथिल एल्कोहल, और इसकी जगह पर दूसरा ले लिया मैंने कामा लगा करके 40 ग्राम, है ना, कामा लगा लीजिए, हाँ कामा लगा लीजिए, 40 ग्राम वाटर ले लिया H2। अब देखिए दोनों का अमाउंट सेम है, एथिल एल्कोहल भी कितना है? 40 ग्राम है, और वाटर भी कितना है? 40 ग्राम है। ये दोनों मिल करके, ठीक है, ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना दिए हैं? टोटल आपका 80 ग्राम का, है ना, कोई सोल्यूशन बना दिए। ठीक है, 80 ग्राम सोल्यूशन बना दिए हैं। ठीक, अब क्वांटिटी देखिए दोनों की सेम है, 40 ग्राम इथेनॉल भी है और 40 ग्राम आपका वाटर भी। अब यहाँ पर किसको पहचानेंगे कि कौन सल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? तो फिर यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा मोल, और मोल आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। मोल बराबर क्या होता है? मास अपॉन मॉलिकुलर मास, या वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। दोनों फार्मूले सही हैं। मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, या वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चलिए मोल निकाल लीजिए। मोल को एन से लिखते थे, वेट को डब्ल्यू से, मॉलिकुलर वेट को स्मॉल एम से। तो ये मोल का फार्मूला है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, या मास अपॉन मॉलिकुलर मास, या मोलर मास, सब सेम रहते हैं।
ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा। देखिए इसका वेट कितना है, तो वेट इसका कितना दिया गया, देखिए पहले इसके लिए निकाल लेते, तो 40 है। इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, देखिए C2H5OH। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है। तो 12 ये हो जाएगा, तो कितने हैं, 2 हैं, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, 24। और ये कितना हो जाएगा, इसका 1 होता तो ये 5 है। ऑक्सीजन का 16 है और ये 1। ठीक, पूरा जोड़ देंगे टोटल, तो ये आपको जो मिल जाएगा वो 40। ठीक, तो 40 मिल गया। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, इथेनॉल का 40 आ गया, तो वेट और मॉलिक्यूलर वेट भी कितना आया, 40। तो 40 से 40 कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ मोल कितना आया इसका, 1। इसका नंबर ऑफ मोल कितना आया, 1 आया। ठीक, इसका निकालिए वाटर का मोल, तो वेट कितना है, 40 है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ये सब आपको याद किया होगा फर्स्ट ईयर में, आपने वहां याद करवाया जाता है 11th क्लास में। तो 16 और 2 कितना हो गया, 18। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, है ना, 2। ठीक, तो ये n इज इक्वल टू 2.2। देखिए इसका मोल कितना आया, 2.2। इससे ज्यादा आया कि नहीं आया। तो अब यहाँ पर सॉल्वेंट किसको कंसीडर करेंगे, यहाँ पर सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे वाटर को। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये आपका सोल्यूट होगा और ये सॉल्वेंट होगा। तो ये एक एग्जांपल ले लिया, आप इसी तरीके से कोई भी एग्जांपल लेकर के चेक कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आप बिल्कुल एज इट इज क्या करिए, मोल निकाल लीजिए और यहाँ पर उसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। ठीक, जब क्वांटिटी सेम हो, कम और ज्यादा होगी तब तो हम खुद ही पहचान लेंगे कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है आपका। ठीक है, तो ये हो जाती है बात आपकी जनरल डिस्कशन ऑफ सोल्यूशन चैप्टर, है ना। तो सोल्यूशन में जितनी बेसिक जानकारी थी वो आज मैंने आपको बता दिया, सोल्यूशन बता दिया, उसके कंपोनेंट बता दिया, उसके टाइप बता दिया, टाइप में सोल्यूट सॉल्वेंट जो थे उसका डिस्कशन कर लिया, उनके एग्जांपल बता दिया, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बता दिया। अब इसके बाद क्या रहेगा कि एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको सोल्यूट सॉल्वेंट ढूंढना होगा, बताना होगा कि कौन है, और उसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो समझ में आ गया होगा, है ना। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि अब इंग्लिश मीडियम का भी ये चालू हो गया है, तो ये सीरीज भी रुकने वाली नहीं है ना। मैं अपना कर्तव्य पूरी तरीके से करता रहूंगा, आपको कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा। अब इसके बाद आप लोगों का काम ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसको पढ़िए और इसके नोट्स वगैरह बनाइए, है ना। आप 12th क्लास में जे नीट की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे भी करना है, अगर आप इसको देख रहे हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्रिपरेशन आप इसको करिए। बोर्ड के हिसाब से कुछ टॉपिक्स के आप छोड़ सकते हैं। आज वाली वीडियो है टर्नरी सोल्यूशन, मैंने जैसे आपको बता दिया, तो टर्नरी सोल्यूशन अगर आप बोर्ड्स के हैं तो उसको लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है ना। ये वाला कंटेंट जो है वो मैंने आपको समझने के लिए बता दिया है, इसको आप अपने अगर केवल बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता खास नहीं है। लेकिन अगर दोनों के लिए या फिर समझना चाह रहे हैं और जानना चाहते हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो काफी एफर्ट लगाना पड़ता है, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, है ना। एफर्ट करने के बाद आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं तो ये थोड़ा सा क्या होता है कि गलत होता है। ठीक है, तो ये हो गया आज आपका जनरल डिस्कशन, फिर इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।